Good morning, my dear students. This is Manisha. Welcome to the online classes with Manisha. We are going to do a very important chapter from exam point of view. इस चैप्टर में से बहुत सारे जो हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं एंड इवन सम टाइम इट ऑल्सो कैरी 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशंस. तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को क्लियर करेंगे. ठीक है. बायोलॉजी में बहुत सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले नेम ब्रेकिंग की जाए, नाम को तोड़ा जाए, क्योंकि बायो के अंदर अगर आपने नाम को तोड़ के सीखना शुरू कर दिया तो आप उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हो. तो सबसे पहले हम इसके नेम ब्रेकिंग करेंगे बायोडाइवर्सिटी का. ठीक है बेटा. बायोडाइवर्सिटी में 2 वर्ड हैं, एक तो इसमें डाइवर्सिटी है और एक इसमें है बायो. तो सबसे पहले डाइवर्सिटी को क्लियर करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स वैराइटीज़, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस. ठीक है. अगर हम अपने इंडिया में देखें जगह जगह तो हम देखेंगे हमारे हरियाणा में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो मिलते हैं. अगर हम इंडिया से थोड़ा बाहर जाएं, हम जाएं चेन्नई की तरफ या हम जाएं मध्य प्रदेश की तरफ या और किसी कंट्री में यूपी की तरफ अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ और तरह की हमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी. सो डाइवर्सिटी हेयर मीन्स डिफरेंट वेराइटीज़. ओके. क्या मतलब है डाइवर्सिटी का? डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़. ठीक है. किन में? बायो दिया हुआ है यहाँ पे. तो बायो का मतलब क्या हो गया बेटा? लिविंग्स. तो लिविंग्स में प्रेजेंट डिफरेंट जो वैराइटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया आपको? बायोडाइवर्सिटी को बनने में, अर्थ के ऊपर लाइफ को आने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग गए बेटा. लेकिन अब आप देख रहे हो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डे बाय डे जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये कम होती जा रही है. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी को हम इसी तरह से अगर हम बायोडाइवर्सिटी को, है क्या बायोडाइवर्सिटी? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. अगर हम एनिमल्स का और प्लांट्स का मिसयूज़ करने लगें, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट हम जिस तरीके से कर रहे हैं इसी तरीके से करने लगें, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये स्पीसीज़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और हो भी रही हैं. एक बहुत अच्छा सा अब रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. एक बर्ड है डोडो बर्ड. आया हुआ है इस पर क्वेश्चन कि कहाँ की है ये डोडो बर्ड जो है. ये डोडो बर्ड जो है बेटा ये है मॉरिशस की. ठीक है. ये डोडो बर्ड मॉरिशस की है, कंट्री है एक, और वहाँ पे ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, स्पेशली हंटिंग की वजह से ख़त्म हो चुकी है. ठीक है. हमें लाखों साल लग गए इस अर्थ के ऊपर ऐसी डाइवर्सिटी क्रिएट करने में, करोड़ों साल लग गए हमें. ठीक है. लेकिन बेटा अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं कि 2 सेंचुरी लगेंगी सिर्फ इतनी स्पीसीज़ को ख़त्म होने में. 2 सेंचुरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल लगेंगे कि पूरी जो ये डाइवर्सिटी है ये अर्थ पे से ख़त्म हो जाएगी अगर हम नहीं सुधरे और यही चलता रहा. तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को तो हमें समझ आ गया क्या है, कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है. पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में भी, एक अलग से टॉपिक है, वाई शुड वी कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले तो नाम क्लियर हो गया. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? डिफरेंट टाइप ऑफ varieties in the living organism is known as biodiversity. Diversity means different types. ठीक है. कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि बेटा आप खुद देखो, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है जिससे फूड चेन्स बनती हैं, और फूड चेन्स में कोई एक भी एनिमल डिस्टर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो पूरी फूड चेन ख़त्म हो जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई एक स्पीसीज़ अगर जो है ख़त्म होती है, एक्सटिंक्ट होती है. एक्सटिंक्ट हम उसे तब कहते हैं जब पूरे वर्ल्ड में उसका एक भी मेंबर सरवाइव ना हो. ठीक है. तो जो बाकी फूड चेन में जो जुड़े हुए हैं उससे वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं. और ऐसे ही अगर एक्सटेंट होते चले गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारी फूड चेन जो है वो फूड वेब से भी कनेक्ट हैं, तो पूरी फूड वेब भी ख़त्म होगी और अर्थ पे पूरा लिविंग जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा. तो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है. प्लांट्स के बिना तो हम अपनी लाइफ की जो है कल्पना ही नहीं कर सकते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस चैप्टर में हम यही जानेंगे बायोडाइवर्सिटी किस किस लेवल पे होती है, कितने टाइप की है, किसने इस नाम को दिया, इंडिया में कहाँ कहाँ कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड में पूरे में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे हम इसे कंजर्व करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग, ईजी और मतलब स्कोरिंग चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी. तो चलिए बेटा, आपको नाम क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में. देखो क्या दिया हुआ है
कि अगर हमारी अर्थ पर कोई लिविंग स्पीसीज जो है आती है कहीं बाहर से, मीन्स जैसे आप क्या कह रहे हो, एलाइन स्पीसीज कह रहे हो, ठीक है। अगर आपकी अर्थ पर बाहर से कोई एलियन आता है, एलियन आप समझ गए, कोई लिविंग बॉडी जो दूसरे प्लेनेट से आ रही, ये हम सपोज करके चल रहे हैं, वैसे कोई ऐसा है नहीं कि एलियन प्रेजेंट है ही। इफ़ एन एलियन स्पीसीज कम टू द अर्थ के ऊपर आती है कहीं भी गैलेक्सी से, तो वो तो इतना फैसिनेटिंग हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी कि हमारे अर्थ को देख के कि कितनी सारी इसमें अमेजिंग वेराइटीज़ हैं, इनॉर्मस डाइवर्सिटी है प्लांट्स में और एनिमल्स में, इवन फॉर ह्यूमन बींग्स। हम औरों की बात तो छोड़ें, हम अपनी ही बात करें तो द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर द प्लैनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेटिंग अस। अगर देखो बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, अगर बाहर से कोई फॉरेन स्पीसीज आती है, कोई लिविंग बींग आता है कहीं बाहर से और वो हमारी अर्थ पे विजिट करता है, तो वो फैसिनेट होता है, सरप्राइज होता है, उसे इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम अपनी ही बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम भी इतने ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ओहो सच टाइप ऑफ पैरट्स आर देयर, हम देखें कहीं बाहर जाके इस तरह के पैरट्स भी हैं, ऐसे पैरट्स भी हैं, वाइट एलिफेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हमें भी फैसिनेट करती हैं, सरप्राइज करती हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट अ हार्ड टू बिलीव दैट, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर हम किसी नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट से बात करें और बोले ना उनको कि देयर आर 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स, की जो चींटी हैं वो भी 20,000 तरह की हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो छोटा साइज़ में है वो चींटी है, जो बड़े साइज़ में है वो चैंटा है, इससे ज़्यादा हम कुछ जानते ही नहीं है। मकोड़ा भी कहते हैं किसी किसी जगह पर उसको। तो बिग आंट को हम क्या बोलते हैं, मकोड़ा या चेंटा, और जो छोटे हैं उनको बोलते हैं चींटी। इनके अलावा बता दो मुझे, तुम लोग जानते हो चींटियों के बारे में? नहीं। लेकिन बेटा बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो 20,000 से ज़्यादा, नॉट 20,000 ऑफ स्पीसीज आर आंट्स देयर, और 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की हैं, ठीक है। बीटल्स किस कैटेगरी में आते हैं? बीटल्स आते हैं किंग उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा जो क्लास है वो सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। तो बीटल्स भी उसी के कैटेगरी में हैं, आर्थ्रोपोड्स की में। 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, ठीक है। तो डाटाबेस क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक बार हम दोबारा रिमाइंड करते हैं, मोर देन 20,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ आंट्स, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids, ठीक है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. इकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो इकोलॉजी की स्टडी करता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन होता है? जो इवोल्यूशन की स्टडी करता है कि पहले प्लांट ऐसे थे, बाद में ऐसे आए, बाद में फिर ऐसे इवॉल्व हो गए, फिर ऐसे, मतलब वैराइटीज़ कैसे बनी, इनको स्टडी करने वाला कौन होता है? आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होता है, ठीक है बेटा। समझ आ गया? इकोलॉजिस्ट तो पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सिर्फ इवोल्यूशन देखता है उसका, उस प्लांट का। जैसे हम इवॉल्व हुए हैं मंकी से, एप से, तो हमारा इवोल्यूशन पहले भाई एप बने, फिर वो दूसरे होमो हैबिलस बने, होमो इरेक्टस बने, इस तरीके से हमें जो देखता है वो भी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं डाइवर्सिटी को अच्छे तरह से समझने के लिए। पहला क्या है, वाई आर दे आर सो मैनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं अर्थ पे, इतनी सारी स्पीसीज़ क्यों हैं? क्योंकि बेटा देखो क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में स्पीसीज़ जो हैं उनको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, और उनमें एडजस्ट होने के लिए उनमें वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम्स अबाउट, ये कैसे आया, ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे आया, स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे आई, या बाकी जितनी भी तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं वो कैसे आई अर्थ पे, ठीक है। ये सिर्फ एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि पहले क्या पता एनवायरनमेंट ऐसा हो तो वो इस तरीके से सर्वाइव करते थे, बाद में एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो भी चेंज हो गए, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, बस में क्या दिया हुआ है, हाँ जी, अब इसमें दिया हुआ है बेटा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखो, इन आर बायोस्फीयर इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेट्रोजेनिटी है,
व्हाट डू मीन बाय हेट्रोजेनिटी? हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर देयर। ठीक है, हम में कुछ और हैं, स्पाइडर में कुछ और हैं, आंट में कुछ और हैं, प्लांट्स में कुछ और हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में कुछ और हैं। तो हम जेनेटिक लेवल पे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, स्पीसीज़ लेवल पे भी हम डिफरेंट हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि क्या हैं ये चीज़ें, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, हम समझेंगे इन्हें। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी डिफ़र कर रहे हैं। कैसे डिफ़र कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी? अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हम सेलुलर लेवल पे हैं, बायोलॉजी, हमारे अंदर सिर्फ सेल हैं क्या, या हमारे अंदर सिर्फ टिश्यू हैं क्या, या हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम भी हैं? सेल्स में किस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे अंदर मिलते हैं, इस बेसिस पे भी हम बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट निकलते हैं इस बायोडाइवर्सिटी में से, एक एक नंबर के, कि हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी नाम किसने रखा? तो बेटा रोजन, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ROSEN, रोजन। ठीक है, इसका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ध्यान से आपको इसको नोट करना है दैट रोजन, ROSEN, रोजन वाज अ साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, उसने दिया था। एनसीईआरटी में जिस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ वो एडवर्ड विल्सन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एडवर्ड विल्सन ने नाम नहीं रखा था बायोडाइवर्सिटी, उसने इसको पॉपुलराइज किया, उसने इसको लोगों में जो है एक तरीके से फैलाया, बांटा इसको। बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम का इस्तेमाल उसने किया, इसीलिए एडवर्ड विल्सन जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन इसमें माना जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछे क्लियरली हु कॉइंड द टर्म, रोजन। हु पॉपुलराइज द टर्म, पॉपुलराइज किसने किया या फिर डिस्क्राइब किसने किया? इट इज़ एडवर्ड विल्सन। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा वो 3 जो है तरह की होती है, बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है यहाँ पे। तो तीनों टर्म्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये देखिए, बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले दिया हुआ है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट जेनेटिक बेसिस। अगर डाइवर्सिटी की वजह जीन्स हैं, टाइप ऑफ जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स की शेप में थोड़ा बहुत आया हुआ कोई अंतर है, ठीक है, हमारे जीन्स में आया हुआ कोई अंतर है, हमारे क्रोमोसोम डीएनए में आया हुआ कोई अंतर है, तो वो डाइवर्सिटी कहलाएगी आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी किस लेवल पे? जीन्स, क्रोमोसोम और डीएनए में वेरिएशंस की वजह से जो आई है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। देखो, राइस, कितनी स्पीसीज़ हैं, कितनी स्पीसीज़ बनाई है हमने राइस की? हमने राइस की बनाई है बेटा 50,000 स्पीसीज़। कितनी स्पीसीज़ हैं? 50,000 स्पीसीज़ हैं जो राइस की आज हम बना चुके हैं। ठीक है, इनमें ना जो राइस की हमने स्पीसीज़ बनाई हैं इनमें बहुत मामूली अंतर है, इसीलिए हम इनको राइस के वेरिएंट्स भी बोल सकते हैं कि राइस के कितने वेरिएंट्स हैं? 50,000 वेरिएंट्स हैं राइस के। जब मामूली से अंतर की वजह से कोई नई चीज़ बनती है ना, जैसे आपने राइस देखे हैं बेटा, किसी में अरोमा बहुत अच्छा होता है, खुशबू, किसी के जो ग्रेन्स हैं उनका साइज़ बहुत अच्छा होता है, किसी का मीडियम साइज़, कुछ गल जल्दी जाते हैं, कुछ बिरयानी के लिए ही होते हैं, कुछ खीर के लिए होते हैं, कुछ पुलाव के लिए होते हैं। तो और आपने देखा होगा मार्केट में उनके जो रेट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, किसी की कोई 60 रुपये किलो है, कोई 120 रुपये किलो है। तो इस तरीके से जो हमने आप है तो वो राइस ही है, तो राइस ही ना, लेकिन हमने उसमें जीन्स को थोड़ा सा चेंज करके, हमने थोड़े थोड़े बदलाव लाके हमने बहुत सारी उनमें वैरायटीज़ बना दी। तो ये जो एग्जाम्पल है राइस का, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा, हम मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो, अल्फांसो मैंगो आते हैं, अचार डालने के लिए अलग मैंगो आते हैं। तो हमने इन मैंगोज़ की वैरायटी को भी कितना बना लिया? 1000 मैंगो की डिफरेंट वेरिएंट्स हम बना चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल।
ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जेनेटिक वेरिएंट शोन बाय राव वोल्फिया वोमिटोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिमालयाज रीजन में मिलता है, हिमालय की डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे मिलता है, ठीक है। राव वोल्फिया वोमिटोरिया कहाँ ग्रो करता है, हिमालय रीजन में, ठीक है। अलग अलग हाइट पे अलग अलग वैरायटीज़ की मिलती हैं। इसकी खास बात क्या है इस प्लांट की, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसमें से एक केमिकल मिलता है हमें रेजरपाइन, ठीक है। ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है प्लांट राव वोल्फिया वोमिटोरिया, नेम रेजरपाइन। ये रेजरपाइन की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये जो रेजरपाइन है, अगर हम हिमालय की बात करें, मान लो ऐसे हम एक छोटा सा हिमालय बना लेते हैं, तो यहाँ पे इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हो गई। यहाँ पे राव वोल्फिया अलग तरह का है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। अलग बेसिकली किस बेसिस में है कि कितने अमाउंट में रेजरपाइन बना रहा है ये, ठीक है। कुछ जो राव वोल्फिया प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेजरपाइन बनाते हैं अपने अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेजरपाइन की क्वांटिटी कम होती है, तो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो राव वोल्फिया वोमिटोरिया शोइंग डिफरेंट हिमालय रेंजेस माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंसी, पोटेंसी मतलब कितना पोटेंशियल है क्या बनाने का, रेजरपाइन। तो रेजरपाइन कोई कम बना रहा है, कोई ज़्यादा बना रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन बोला है ना, स्ट्रेन क्यों बोला है, क्योंकि हमने थोड़े थोड़े चेंज करे हैं। एंड 1000 स्पीसीज ऑफ मैंगो। तो ये आपको क्लियर हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द जीन जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल। ओके, नाउ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। बेटा जो स्पीसीज लेवल पे हो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। जैसे हम बात करें द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, जगह हैं। वेस्टर्न घाट जो हैं हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा एम्फीबियंस की जो स्पीसीज़ हैं वो कहाँ मिलती हैं, ज़्यादा स्पीसीज़ एम्फीबियंस की कहाँ मिलती हैं बेटा, वेस्टर्न घाट में देन द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे स्पीसीज़ लेवल में स्पीसीज़ कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, कहाँ पे कितनी कम है, इस बेसिस पे जो डाइवर्सिटी बनती है वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बनती है, ठीक है। आगे बात समझ में, व्हाट डू मीन बाय स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, एक चीज़ देखो, यहाँ मेरे पास 2 एरिया हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया मान लिया हमने x और नीचे वाला एरिया मान लिया y। इसमें A B C A D B और इसमें है इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा है, एरिया x में है या एरिया y में है। ऑब्वियसली एरिया जो x है उसमें स्पीसीज अलग अलग तरह की बहुत ज़्यादा है। देखो C भी है यहाँ पे, B भी है, A और D, हमें यहाँ पे 4 वैरायटी मिल गई हैं अलग अलग। लेकिन एरिया y की बात करें तो हमें सिर्फ 2 वैरायटी मिली हैं, A और B। तो इस तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी को जो है हम पढ़ सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बॉक्स x में ज़्यादा है और y में कम है। तो बिकॉज ये क्या है, डाइवर्सिटी इन बिकॉज ऑफ द स्पीसीज। तो स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे, जैसे मान लो बेटा एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में 1000 एम्फीबियन मिलते हैं एक ही तरह के, ठीक है, सारे फ्रॉग है, राना टिगरी ना सारे। और दूसरा एरिया है उसमें 50 सिर्फ एम्फीबियन है, लेकिन हैं 5 अलग अलग तरह के। तो जो दूसरा बॉक्स है ना, दूसरा एरिया जिसमें 50 एम्फीबियन अलग अलग तरह के, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी का मतलब नंबर से नहीं है, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी से है, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, एक बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी अगर इकोलॉजिकल लेवल से है, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल लेवल से है, रीजनेबल है, तो हम उस रीजनेबल मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से है। जैसे पानी में, ठीक है, ज़मीन पे, पानी में भी जैसे सी है तो टॉप पे कितनी है, मिडिल में कितनी है, बॉटम में किस तरह की डाइवर्सिटी है। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी होती है ना, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल रेंजेस इज़ नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तब क्लियर होगा। एट द इकोसिस्टम लेवल इन इंडिया, फॉर इंस्टेंस विद द डेजर्ट। देखो अगर हम इंडिया के इन्वायरमेंट को देखें तो उसमें डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रूव्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, समुद्र में बनती हैं कोरल रीफ्स। जैसे बहुत सारे ऐसे
कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुई बॉडी होती हैं लिविंग्स में, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो डेड होती हैं, तो वो इकट्ठे होते चले जाते हैं और बड़े बड़े जो है कई कई फीट के पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अदर फिशेज़, प्लांट्स जो हैं वो अपना उसको हैबिटेट बना के रहते हैं कोरल रीफ्स। तो काफ़ी रिच होता है कोरल रीफ डाइवर्सिटी में। वेटलैंड्स, एस्चुरीज वो जगह होती है जहाँ पे सी वाटर और रिवर वाटर आपस में मिलता है, वो जगह एस्चुरीज होती हैं। एल्पाइन मिडवोज फॉरेस्ट है ये भी, हैव ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ठीक है, देखो बेटा, इंडिया की अगर हम बात करें, किससे कंपेयर कर रहे हो आप इंडिया को? आप इंडिया को कंपेयर कर रहे हो नॉर्वे से। ठीक है, तो इंडिया जो है, मैंने देखो बिगर देन का साइन लगाया है। इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, कंपेयर करें हम नॉर्वे से तो। ठीक है, इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। भारत ना बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, बहुत डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ जो है इंडिया में देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्या कारण है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, आगे भी है चैप्टर में। तो बेटा इतनी सारी डाइवर्सिटी बनाने में हमें मिलियंस लग गए हैं। ठीक है, एवोल्यूशन से बनी है स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ में इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है। बट वी कुड लॉस ऑल द वेल्थ, लेकिन ये जो हमारा खजाना है हम इसको खोदेंगे, सिर्फ 2 सेंचुरी लगेंगी, मैंने आपको पहले बताया था। सिर्फ 2 सेंचुरी मतलब सिर्फ 200 साल हैं हमारे पास। इनको अगर इसी तरह से हम चलते रहे, इसी तरह से अगर डाइवर्सिटी ख़त्म होती रही, तो हम उन्हें खो देंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्वायरमेंटल इशू है, ना केवल इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का। जिस हिसाब से क्लाइमेट को हम चेंज कर रहे हैं, नेचुरल कंडीशंस को हम चेंज कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सारी स्पीसीज़ को एक दिन खो देंगे और हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है बेटा, तो ये डाइवर्सिटी जो है, ये बेसिक सा आज मैंने आपको लिया है चैप्टर में। जब तक आप ये बेसिक नहीं पढ़ोगे, आपको आगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाउ मेनी स्पीसीज़ आर देयर इन अर्थ एंड इंडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।